हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट किसका, द हिंदू का, जहाँ पे हम देख रहे हैं द हिंदू करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ओके, तो आज हम जो डेट डिस्कस कर रहे हैं वो है 17th और 18th में। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए और क्या है। तो सबसे पहले अपना फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन जो कि है, व्हाट विल बी द न्यू एफडीआई ओके इन डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट आफ्टर जो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान लॉन्च किया है उसके बाद डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, बनाने के लिए, यानी मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑटोमेटिक रूट से जो कि निवेश आता है, एफडीआई जिसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, वो कितने प्रतिशत हो गया है और पहले कितने प्रतिशत था, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ये जो पूछा जा रहा है अभी कितना हो गया है, वो तो हो गया है 74%। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले कितना था, वो था पहले था जो था 49%। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर इस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जो इन्वेस्टमेंट आता है विदेशों से जिसको अपन बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो दो फॉर्म में आता है। एक आता है एफडीआई के फॉर्म में और एक आता है एफआईआई के फॉर्म में। तो जो एफडीआई के फॉर्म में आता है उसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है या फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल टाइप का माना जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये जब भारत आते हैं तो साथ ही साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये निवेश भी लाते हैं और उस इस इन दोनों के कारण क्या होता है, यहाँ पे जॉब क्रिएशन होता है। कहाँ पे? भारत में जॉब क्रिएशन होता है। साथ ही साथ भारत के लोग आरएनडी से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं और उस टेक्नोलॉजी से भी सीखते हैं और यहाँ पे डॉलर्स भी अच्छी मात्रा में आते हैं। और ये हमेशा लॉन्ग टर्म के उससे आते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आते हैं, यानी 1-2 साल के लिए नहीं आते। ये हमेशा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, इस मतलब ये सोच से आते हैं ये एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश में, ठीक है। अगर इसी के कंपैरिजन में देखें, एफआईआई जो फॉरेन मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बेसिकली किसी भी देश के स्टॉक मार्केट में वो करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है। और ये मतलब उतने रिलायबल नहीं माने जाते क्योंकि ये वहाँ ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे इनको प्रॉफिट होता है। बेसिकली ये प्रॉफिट सीकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आपके देश में या आपके स्टॉक मार्केट में इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ये वहाँ निवेश करेंगे, और अगर वहाँ से इनको थोड़ा प्रॉफिट कम होगा तो ये वहाँ से अपना पैसा निकाल के किसी और देश के स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। तो बेसिकली एफआईआईज जो होते हैं ये प्रॉफिट सीकर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की आदत होती है। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया एफडीआई का डिफरेंस, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 74%। तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो ब्रेकआउट कर रहा है गवर्नमेंट कि हम प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलोकेशंस हो रहा है, तो अब डिफेंस सेक्टर में भी बात कही गई है कि आने वाले समय में जो प्रोडक्शन है वो इंडिजिनियस प्रोडक्शन होगा। इंडिजिनियस इन द सेंस जो भारत इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करता है डिफेंस सेक्टर का जो इक्विपमेंट्स होता है, ओके, तो अब वो खुद ही भारत में बनाएंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, जो ऑटोमेटिक रूट से जो निवेश आता था उसको बढ़ा दिया गया है और उसे 74% कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्लाइड से आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोल सेक्टर है, मिनरल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, सिविल एविएशन, पावर रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड और ऑटोमेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कोल की भी बात कही जा रही है कि अब यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कोल ब्लॉक अथॉराइज किया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। मिनरल के लिए भी किया जाएगा, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। डिफेंस की तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 74% कर दिया है। सिविल एविएशन में क्या होगा कि सिक्स जो पहले एयर स्पेस जो भारत में विमान उड़ने के लिए एक एयर स्पेस था जो पहले 60% था, अब उसे बढ़ा के भी 100% के लगभग ले आएंगे ताकि ये वाला सेक्टर भी ग्रो करे फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। पावर सेक्टर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब होंगी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर पाएगा। टैरिफ पॉलिसी थोड़ा कम कर दी जाएगी, ठीक है, और यहाँ बहुत सारी रियायत। स्पेस सेक्टर में क्या किया जाएगा, जो इसरो के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो भी प्राइवेट जो सेक्टर है या प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनसे शेयर की जाएगी ताकि वो आने वाले समय में जो स्पेस रिलेटेड मिशन है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सके। एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड भी जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, आइसोटोप से रिलेटेड या फिर रिसर्च सेक्टर से, रिएक्टर से, रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मोड पे यहाँ पे ये ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आप बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रीड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप प्लीज़ उसे पॉज करके अपना आंसर लिखिए, ठीक है, और फिर उसे यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 74%। तो फ्रेंड्स हम आप यहाँ पे प्रीव्यू जो पुराने लेक्चर्स है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following mission, okay, was launched by Indian government to airlift stranded Indians from other countries? भारत सरकार द्वारा ऐसा कौन सा मिशन चलाया गया जहां से अपने देश के नागरिकों को उन्हें लेके आना पड़ा या वो लेके आए,
ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ एएनसी, जिसका नाम है वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो वंदे भारत मिशन है, ठीक है, इसके तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15-16 कंट्रीज से लोगों को लेके आए, एयरलिफ्ट किया। ठीक है, और इसको एयरलिफ्ट करने के लिए जो भारत की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने, प्लस जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसमें क्या हुआ, जो जहाज होते हैं, ठीक है, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उनके द्वारा मालदीव्स हो गया, ठीक है, इन कंट्रीज से भी वहां से अपने लोगों को लेके आया गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि विदेशों से लेके आया, लेकिन जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। अब ये क्या है, आपने विदेशों से तो अपने लोगों को ले आए, उनको मतलब पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू और अपने पूरे नॉर्म्स को फॉलो करके, मगर जो देश में लोग हैं उनको आप मतलब सही से उनके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है कि आज भी जितने भी माइग्रेंट्स लेबर हैं वो रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो पहुंच रहे हैं तो वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहे, ठीक से नहीं पहुंच पा रहे इन द सेंस बीच में ही कई लोगों की डेथ हो जा रही है। ठीक है, और बहुत सारे इनको मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे जो इनकी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे इनको उस टाइप की रिलीफ नहीं मिल रहा है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कोविड के दौरान या इस कोविड से पहले भी। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड आरोग्य सेतु ऐप। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनआईसी, और ये बेसिकली वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आप कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि जो यात्री हैं, ठीक है, जो मेट्रो में यात्रा करेंगे आने वाले समय में, या मेट्रो में मतलब ट्रैवल करेंगे, तो उन्हें यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने किया है, ये नोएडा की जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उन्होंने किया है, और ये बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो टिकट है या फिर बोर्ड करने ना मिले, क्योंकि जस्ट बिकॉज इससे होता क्या है आरोग्य सेतु ऐप से, कि आपको पता चल जाता है कि आपके डिस्टेंस में या फिर आपके जो बाजू में कोई है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड है इस पर्टिकुलर वायरस से, तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाती है, तो फिर आप भी अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसे कंपलसरी किया गया है जितने भी लोग यहाँ पे बोर्ड करेंगे मेट्रो को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, हैज डिसाइडेड टू सोर्स वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम प्राइवेट एजेंसीज। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जो अब आने वाले समय में जो वेदर रिपोर्ट है वो एक प्राइवेट एजेंसी से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केरला। बेसिकली होता क्या है, ये आईएमडी जो होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कराता है। ठीक है, लेकिन केरला क्या है, जो भारत का एक तटीय राज्य है, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये केरला है, और यहाँ पे ये तमिलनाडु ऐसे। ठीक है, तो ये है केरला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मानसून हो गया या फिर फ्लड की सिचुएशन हो गई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेटेंट रहती है, और ये हर 2-3 साल 4-5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ की जो वेदर रिपोर्ट है और ऑथेंटिसिटी है वो बहुत ज़्यादा वो रखती है, क्या रखती है, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। तो उन्होंने कहा वो आईएमडी से तो लेगा ही लेगा, मतलब उनसे तो कंपलसरी है लेना है, प्लस ऐसी 4 जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनसे भी ये आने वाले समय में वेदर रिपोर्ट्स लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है उसका कॉन्टेक्स्ट। तो केरला जो करेगा, सोर्स करेगा वेदर इनपुट्स फ्रॉम प्राइवेट एजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे मतलब वो डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज है, वहाँ आईबीएम का भी नाम लिया है, ठीक है, स्काईमेट है, ओके, और अर्थ नेटवर्क्स कंपनी है, इन सारी से ये आने वाले समय में ये मदद लेगा, ताकि वहाँ पे जितने भी प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं वो पहले से ले सकें और पहले से बी प्रिपेयर्ड रहें किसी भी नेशनल या फिर डिजास्टर्स कैलामिटी से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ रिसेप। तो सबसे पहले आपको रिसेप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव, सारे इसके मेंबर्स हैं। अब इसका थोड़ा हम कॉन्टेक्स्ट देखने से पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली ये रिसेप जो है ये आसियान आसियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का होता है, इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, 10 कंट्रीज आती हैं, प्लस 6 और कंट्रीज आती हैं। 6 और कंट्री में जो होता है चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। ठीक है, ये 6 कंट्री प्लस ये 10 कंट्री, यानी आप
6 कंट्री प्लस आसियान मिल के क्या बनता है, रिसेप बनता है, RECEP, ठीक है, रिसेप बनता है। तो इसकी बात कही जा रही है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन इसके मेंबर है, तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है कि भारत जो है, ठीक है, वो अपोज कर रहा है रिजॉइनिंग, मतलब भारत अब रिसेप को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि पहले क्या हुआ था, कुछ समय पहले भारत ने यहाँ से वॉकआउट कर दिया था। वॉकआउट उस सेंस में किया था क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कंट्रीज के आपस में या फिर आपस में एक समन्वय होगा जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही जाएगी, ठीक है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जब बात कही जाएगी तो भारत ने ये कहा कि हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे वो अपने बेसिस पे करेंगे, अपनी लाइंस पे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली भारत ये ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा डर किसी से नहीं है, सिर्फ चाइना से है, ठीक है। क्योंकि चाइना क्या करेगा, अपने यहाँ का जितना भी एक्सपोर्टिंग है या फिर जितना भी चीप मटेरियल है या चीप वो है एक्सपोर्ट है, वो पूरा भारत में उसको फिल आउट कर देगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो भारत का एक्सपोर्ट होगा वो बहुत बैडली हिट करेगा, और जो भारत की नेटिव इंडस्ट्रीज होंगी या फिर इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज होंगी, इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट पे जाते थे या फिर विद इन आसियान या विद इन रिसेप भी जाते थे, वो उसको बहुत बड़ा हिट यहाँ पे लगेगा। तो भारत ने अपना जो एक इंटरेस्ट है, नेटिव इंटरेस्ट, उसको बचाते हुए पहले यहाँ से वॉकआउट किया था। और यही कारण है कि भारत इसमें मतलब आने वाले समय में भी इसे ज्वाइन नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज को या फिर नेटिव एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहता है या फिर प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू MGNREGS। तो ये बेसिकली ये मनरेगा से रिलेटेड बात कही जा रही है, और अभी मनरेगा का जो फंड्स है उसे भी इंक्रीज कर दिया गया है, ये हाइक कर दिया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है इससे क्या होगा, केटर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर फंड रेज हो गए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा में जॉब मिलेगी तो यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। सेकेंड ऑप्शन है इनकम इन हैंड, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो माइग्रेंट्स लेबर हैं वो अपने कहाँ चले गए, अपने नेटिव प्लेस चले गए हैं, ठीक है, अपने घर चले गए, और अब उनके पास जॉब नहीं होगी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक जॉब क्रिएशन करेगा। जॉब क्रिएशन से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, जॉब क्रिएशन होगा, तो उनके हाथ में कुछ पैसे भी रहेंगे, ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। प्लस जो थर्ड ऑप्शन है वो ये रिड्यूस डिस्ट्रेस, ये बेसिकली बहुत हद तक सही है और बहुत हद तक गलत है, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको सही इसलिए लेंगे क्योंकि हाँ, ये कुछ ना कुछ टर्म्स पे या कुछ मतलब सर्टेन परसेंटेज में आप कह लीजिए डिस्ट्रेस को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास उतना जॉब रहेगा नहीं तो वो ये सोचेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली जो फाइनल डोज और जो फाइनल फिफ्थ ट्रेंच जो रिलीज किया गया इकोनॉमिक पैकेज का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पे ये कहा गया कि जो मनरेगा है वहाँ पे एलोकेशन को हाइक कर दिया गया है, लगभग 40,000 करोड़ के जो फंड्स हैं उसे इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ पे जो इससे जो फायदा होगा वो 300 करोड़ पर्सन्स को होगा पर डे, ठीक है, पर्सन स्टेज को, मतलब जितने भी लोग वहाँ काम करेंगे उनको यहाँ पे इतना फायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप हेल्प भी देख सकते हैं, स्टेट से रिलेटेड, डिसइन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री, यहाँ से भी आप क्वेश्चन फिगर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ये तीनों मतलब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये रिसेंटली अगर आप देखें तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे क्या होगा, पानी को लिफ्ट किया जाएगा डैम्स के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये जो डिस्टेंस होगा ये भी काफ़ी बड़े डिस्टेंस होंगे, ठीक है, जहाँ पे जो सरप्लस है वहाँ से पानी उठा के डेफिसिट एरिया में लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बेसिकली ये किस रिवर पे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ये गोदावरी में है, ठीक है, ये गोदावरी रिवर पे बनेगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब जो तेलंगाना के सीएम है, ठीक है, के चंद्रशेखर राव, वो ये बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे इस पे आने वाले समय में इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून नज़दीक है। मानसून नज़दीक होने के कारण क्या होगा, फिर जो वहाँ के जो गोदावरी बेसिन है, ठीक है, वो फिल हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा, और उससे क्या होगा, अब थोड़ा थोड़ा मेजर्स उठाने पड़ेंगे ताकि जो वहाँ का पानी है, ठीक है, उसे डेफिसिट एरिया, मतलब जो सरप्लस एरिया है वहाँ से डेफिसिट एरिया तरफ ले जाया जाए, ठीक है, उसके लिए भी इन लोगों ने मेजर्स लेने की बात कही है। ओके, तो ये था उसका कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ठीक है। तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो एक स्ट्रेच है, आप कह सकते हैं मतलब 1.3 किलोमीटर या 1.4 किलोमीटर अप्रोक्स का एक स्ट्रेच है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए पूरा स्ट्रेच है, ठीक है। तो इस स्ट्रेच में किन चीज़ों की रिवैम्पिंग की बात कही जा रही है या उसे पूर्ण रूप से रिवैम्प किया जाएगा।
तो यहाँ ऑप्शन ए है पार्लियामेंट बिल्डिंग, बी राजपथ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक पार्लियामेंट बिल्डिंग था जो सर्कुलर शेप में था, उससे ट्रांसफर करके फिर ट्रायंगुलर शेप में उसी के बारे में बाजू में बनाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को अनटच्ड रखेंगे, प्लस नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को भी अनटच्ड रखेंगे और उसे म्यूजियम बना देंगे, और जो राजपथ है उसे रिवैम्प करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, ऑलमोस्ट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी पर्टिकुलर ट्रेंच या सेंट्रल विस्टा के इर्द गिर्द काम करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट का ये है कि इस प्रोजेक्ट को फिलहाल होल्ड करने के लिए बोला है कि प्लीज़ अभी इसको रोक दीजिए, क्योंकि ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल में है। ठीक है, इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन के बीच का जितना भी एरिया है उसे कहा जाता है सेंट्रल विस्टा। ठीक है, तो ये जो पूरा पूर्व एक ऑफिशियल है या फिर एक्स ऑफिशियल, उन्होंने कहा है अभी फिलहाल इसको पैंडमिक को देखते हुए या कोविड-19 को देखते हुए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे होल्ड कर देना चाहिए। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर जीएसटी। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है, या फिर कौन कौन नहीं आता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर जीएसटी। तो लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन ये भी नहीं आता, स्टैम्प ड्यूटी ये भी नहीं आता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो नन ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये देख लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, बोरोइंग्स को हाइक कर दिया है स्टेट की। ठीक है, पहले स्टेट की जो बोरोइंग थी वो 3% थी। ठीक है फ्रेंड, जो वो धार ले सकते थे या फिर बाहर से मनी रेस कर सकते थे अपने राज्य के लिए, वो 3% ऑफ द जीडीपी था। ठीक है, जो स्टेट की जीडीपी होती है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसका 3% होता था। लेकिन अब स्टेट ने क्या कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक और यहाँ पे जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ इस पर्टिकुलर तीनों एरियाज में, ठीक है, तो उससे स्टेट को काफ़ी कठिनाइयाँ देखनी पड़ी और आने वाले समय में उनके पास जो फंडिंग है, ठीक है, वो उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, या जो फंडिंग है वो उससे पीछे या फिर उससे मार खा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो बोरोइंग है उसको 5% कर दिया गया, जो कि पहले 3% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस। ठीक है, लेटेस्ट टाइगर सेंसस के अनुसार, ठीक है, वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ओके, सेकंड नंबर पे है कर्नाटका और फिर है उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, ये नंबर 1 है। तो अब सबसे पहले थोड़ा एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश 526, फिर ये है कर्नाटका 524, फिर उत्तराखंड 442, फिर ये है महाराष्ट्र 312, एंड देन ये तमिलनाडु 264। ओके, तो अब इसकी कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि अब जो कर्नाटका है उसने ये कहा है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि अब आप जो टाइगर्स की जो ट्रैपिंग है, ठीक है, उससे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और आने वाले समय में एक मतलब अच्छा एक फ्रूटफुल डेटा बना के लाइए कि अब मतलब जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका में उसमें कितने टाइगर्स मतलब इंक्रीज हो रहा हुआ है, या फिर कुछ ऐसे डिस्ट्रेस तो नहीं है उन्हें। ठीक है, और उनकी कंडीशन से रिलेटेड सारी बातें, बेसिकली ये ऑलमोस्ट उनकी ट्रैकिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आपके फीडबैक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में, ठीक है, प्लीज़ आपने फीडबैक्स दीजिए। ठीक है, और जो ऐड ऑन कराना चाहते हैं आप और क्वेश्चन का लेवल कैसा है इसके बारे में भी आप बताइए। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज़ चल रही है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है, तो आप इसे भी फॉलो कीजिए। और तब तक के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए। हम मिलते हैं जल्दी। टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।